हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास सीबीएसई में दोस्तों। और सीबीएसई में नहीं, आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो है दोस्तों आपका मोटिवेशन। और मोटिवेशन के साथ में इसके टाइप कितने हैं, और इसके साथ में हम फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास जो टॉपिक है आपका 9th चैप्टर में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी के अंदर आपकी जो हम एक्सरसाइजेज करते हैं, तो एक्सरसाइजेज में एडेरेंस क्या आती है, रीजंस क्या होते हैं एक्सरसाइज करने के, और उसके साथ में एक्सरसाइजेज से आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इन्हीं के कुछ पॉइंट्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई स्कूल्स में जो 11th और 12th क्लास में चैप्टर पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, उसी से रिलेटेड मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। और इसके साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर भी रहे हैं तो भी आपको यहाँ से बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का ये जो टॉपिक है मोटिवेशन की, मोटिवेशन है क्या, और मोटिवेशन देखिए जिसके टाइप है, ऐसी कौन सी एक फोर्स है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, इसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, आप सभी तक पहुंचा दीजिए कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का ये टॉपिक है जो हमारा इसी से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मोटिवेशन का हिंदी में मीनिंग देखें ना, तो हिंदी में इसका मतलब होता है आपका अभिप्रेरण। अभिप्रेरण में आप ये कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरण है, आपका मोटिवेशन है, वो एक आपके पास में एक ऐसी फोर्स रहती है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, आपको मोटिवेट करती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई ना कोई कारण रहता है जिसकी वजह से आप उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वो कारण कौन से हैं? देखिए अगर मुझे भूख लगी हुई है तो मेरा जो भूख है ये देखिए मेरी बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है, ये मेरी एक जीव की नीड है। चाहे मैं जीव हो या फिर कोई भी हो जिसको भूख लगती है, ठीक है, उसको भूख लगी है, वो उसका निवारण कैसे करेगा? तो देखिए अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे, ना कि आप डांस करेंगे। ऐसे ही ठीक है, आपको अगर आपका खेलने का मन है, अगर आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो आप सॉन्ग सुनेंगे, ना कि आप कहीं पे उदास होकर बैठ जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही आपकी देखिए लाइफ में बहुत सारी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, बायोलॉजिकल नीड्स कह सकते हैं। या फिर आप अपना नेम ऑन फेम कमाना चाहते हैं, आप कैश प्राइज चाहते हैं, तो वैसा ही आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है। मींस आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे तो उसके पीछे जो एक रीजन होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं एक ऐसी अदृश्य आपके पास में फोर्स होती है, एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। सपोज अगर मेरे पीछे कोई मैं इसको इमोशन से भी जोड़ूंगा कि हमारे जो मोशंस होते हैं ना, मेनली आपके मोशंस ही आपके मोटिवेशन देने का काम करते हैं। आपके मोशंस हो गए, आपकी बायोलॉजिकल नीड है, या फिर आपकी कोई डिजायर है, आपकी कोई इच्छा है, तो इन्हीं पे आपका मोटिवेशन डिपेंड करता है कि आप जो भी काम करते हैं वो आपके मोटिवेशन से इंस्पायर होके और उसके साथ में आप काम करना चाहते हैं उनके रीजन को और भी ज्यादा प्रेरित करता है। यहाँ पर अगर हम इसको मोटिवेशंस को देखें तो यहाँ पर ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जो आपका मूवर शब्द से निकला है। मूवर कब होता है? आपको टू मूव, या फिर आप इसको हिंदी में ये कह सकते हैं कि आगे की ओर अग्रसर होना, ठीक है, आगे बढ़ना। अब देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। सपोज भूख लगी हुई है तो हम खाना खाने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है, प्यास लगी हुई है तो मेरा जो प्यास, ठीक है, ये मेरा एक ड्राइव है, संवेग है। इन संवेगों को आप कंप्लीट करने के लिए अपने संवेग, अपनी ड्राइव्स की, अपनी डिजायर्स की, अपनी विल्स की, या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है आप उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी काम करते हैं वो आपका मोटिवेशन कहा जाएगा। अब सपोज आप क्लासेस में पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ने के पीछे भी रीजन होता है। या तो ये हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे ये हो सकता है कि आपको किसी ने डर से या फिर कोई लालच देके आपको वो काम करने के लिए प्रेरित किया है। अब लालच है, डर है, आपको अच्छे मार्क्स लेना है, आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपको एक रेपुटेटेड पोस्ट लेनी है, तो ये सारे के सारे आपके अभिप्रेरण, या फिर आप ये कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो अब यहाँ पर जो मोटिवेशन है, आप यहाँ पर इसका देख लीजिए, ये लैटिन वर्ड है, मूवर से निकला है और इसका मतलब होता है टू मूव। अच्छा, एक यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं।
अर्नेस्ट हेमिंग्वे ये कहते हैं कि एक उन्होंने डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने बताया था कि किलिमंजारो एक साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो, सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका के अंदर। जो उसकी हाइट की अगर हम बात करें ना, तो उसकी हाइट है 19,710 फीट। ठीक है, तो ये इतनी हाइट पे ये बोलता है कि एक वहाँ पे एक लेपर्ड है, लेपर्ड वहाँ पे चला गया। और वो जो किलिमंजारो की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, तो वो ऐसी पीक है जहाँ पे 24 आवर्स बर्फ रहती है और वो बर्फ से पूरा का पूरा कवर रहता है। तो वो कहता है कि वहाँ पे एक लेपर्ड, एक स्नो के अंदर, एक बर्फ के अंदर लेपर्ड मीन्स एक बाघ का वहाँ पे दबा हुआ कंकाल मिला। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि वो कंकाल मीन्स वो लेपर्ड वहाँ पे पहुँच गया। अब वो ये बोलता है कि इसकी किसी ने मतलब जो ये वहाँ पे किलिमंजारो की पहाड़ी पे वो जो बाघ का शरीर मिला है बर्फ में ढका हुआ, उस सबने उसका मतलब इतना शौक किया कि इतनी ऊंचाई पे बाघ कर क्या रहा था, इतनी ऊंचाई पे बाघ कर क्या रहा था। तो वहाँ पे किसी ने ये नहीं बताया कि उसके पीछे रीजन क्या है। अब देखिए, अगर बाघ इतनी हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है तो उसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो उसका जो नेचर है, अब उसका नेचर है, जो उसका बिहेवियर है वो ऐसा है कि वो हंटिंग करता है, शिकार करता है। ठीक है, किसी भी जानवर का शिकार करेगा। दूसरा उसके पीछे रीजन हो सकता है कि उसकी कोई बायोलॉजिकल नीड हो। अब बायोलॉजिकल नीड की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल नीड क्या थी कि उसको भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो किसी मतलब किसी जानवर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया, या फिर वो अपने रास्ते से भटक गया होगा और वहां पे जाके उसकी डेथ हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, हर एक चीज के पीछे मोटिवेशन होता है। तो उस मोटिवेशंस को आप ये कह दें कि वो रीजन ही ऐसे होते हैं जो किसी काम को करने के लिए आपको उकसाते हैं, आपको एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस मोटिवेशंस की हम एक डेफिनेशंस और देख लेते हैं कि मोटिवेशन किसको कहा जाएगा। मोटिवेशन इज द इनर कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल दैट इनिशिएट्स और डायरेक्ट्स इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। अब ये बोल रहा है कि ये आपकी कोई इनर कंडीशन हो सकती है। इनर कंडीशन में आपकी देखिए बायोलॉजिकल है या फिर आपकी इमोशनल नीड्स है। ठीक है, आप खुश होना चाहते हैं इसीलिए आप काम करते हैं। आपको भूख लगी हुई है, आपकी बायोलॉजिकल नीड है, तो आप उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रीजन है। ठीक है, मैं पढ़ा आ रहा हूं तो इसका भी कोई ना कोई रीजन है, मैं जॉब कर रहा हूं उसका भी कोई ना कोई रीजन है, मैं खेल रहा हूं उसका भी कोई ना कोई रीजन रहता है। तो ये बोलता है कि यहाँ पे आपकी इनर कंडीशंस होती हैं जो इंडिविजुअल को, जो किसी निजी को व्यक्तिगत रूप से आपको इनिशिएट्स या फिर आपको डायरेक्ट करती है, आपको दिशा निर्देश देती है। वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है जो इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन आपको काम करने के लिए जो आपने गोल सेट किया है। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने गोल सेट किया है, अगर आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो उसके पीछे भी एक गोल सेट है कि आपको जीतना है। तो वो जो आपने गोल सेट किया है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए यू विल जस्ट मूव एंड यू विल डन योर वर्क, आप अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे दो डेफिनेशंस की बात इसमें देखने के बाद में हम देखते हैं कि इसके टाइप कितने हैं। तो यहाँ पे जो आपका मोटिवेशन है, मोटिवेशन के दो टाइप हैं। पहला है आपका इंट्रिंसिक, या फिर इसको इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल, इंटरनल का मतलब है कि वो आपकी डिजायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपके अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन पैदा होता है वो आपको प्लेजर मीन्स आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस, आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। तीसरा है इसमें डिजायर, कि मतलब आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई इच्छा है, आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अब देखिए, ये मैं तीनों इन चीजों के लिए कर रहा हूं। जो मेरे अंदर इंटरनल मोटिवेशन मुझे मिला है, जो मेरे अंदर अभी प्रेरणा आई है, वो इन तीन सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। मीन्स मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं उसकी सेटिस्फैक्ट्री चाहता हूँ, मैं मेरी इमोशंस है, उनकी नीड्स है कि मैं खुश होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोई काम करता हूँ, उसको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। और जब आपका काम या फिर आपकी जो डिजायर है, आपकी इच्छा है, आपकी इम्पोर्टेंस है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है, उसको आप सेटिस्फाई कर देते हैं, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन भी आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक्साइंट्रिक, या फिर इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बोल देते हैं। एक्साइंट्रिक के अंदर या फिर इसमें जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसमें आपका दो तरह का मोटिवेशन रहता है। या तो आपको डराया जाए या फिर आपको लालच दिया जाए। आप इसको ये कह सकते हैं कि आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी कर सकते हैं, कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव दी जाती है। सपोज बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे को डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर उसको
एक फ़ियर दिया जाता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी पिटाई होगी। अब वो पढ़ रहा है पिटाई के डर से, ठीक है? आपने उसको लालच दे दिया, अगर आपने चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको टॉफ़ी मिलेगी, आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको कैश प्राइज़ दिया जाएगा। तो अब वो लालच में आ गया। इट मीन्स कि आप उसको नेगेटिव या पॉज़िटिव आप उसको एक मोटिवेशन दे रहे हैं। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन को आप ये कह सकते हैं कि ये आपको आउट ऑफ एनवायरनमेंट मिलता है। आपको मिलेगा, बाहरी होगा, आपके अंदर से ये पैदा नहीं होता। इसमें आप ये कह सकते हैं कि किसी को कैश प्राइज देना, ठीक है? आप किसी को कोई मेडल देना चाहते हैं, मेडल आपने दे दिया उसको, या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, आप कोई सर्टिफिकेट देते हैं किसी को, इससे वो मोटिवेट होके क्या करेगा, पढ़ेगा। या फिर आप उसको कोई ट्रॉफी है, कैश प्राइज है, या फिर आप उसकी प्रेज करते हैं, ठीक है? प्रेज करना भी आपका एक तरह से आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का टाइप है। तो ये आप जब मोटिवेशन देते हैं, अब ये तो हो गया सारे पॉजिटिव, सर्टिफिकेट देना है, कैश प्राइज देना है, उसको कोई खाने की चीज है उसको लालच देना है, या फिर कोई मेडल देना है। अब नेगेटिव में आपने उसको पनिशमेंट देना है, ठीक है? या फिर आप उसको कोई भय देते हैं किसी चीज से, ठीक है? तो वो उससे मोटिवेट होके फिर काम करेगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम फेम जो ये है, ये आपके नेम फेम जो आप करना चाहते हैं, आप अपने आप को शो अप करना चाहते हैं, आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो ये आपका आ जाता है इंटरनल मोटिवेशन में। अब यहाँ पे बात आती है कि आप जो मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन को आप ये कह सकते हैं कि टेक्निक क्या होंगी इनको इंप्रूव करने के लिए, या फिर आप ये कह दीजिए कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करूं। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं इन द सेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके टेक्निक्स लिख रखी हैं कि इन टेक्निक्स को अपना के आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। सो हाउ विल यू मोटिवेट योरसेल्फ? तो सबसे पहला है कि आप अपना एक गोल सेट कीजिए। अगर आपने अपना गोल सेट कर रखा है तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, गोल का मतलब होता है कि आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपने एक डायरेक्शन पहले से ले रखी है। आपका एम है कि आप इस एम को कंप्लीट करना चाहते हैं, और उस एम को कंप्लीट करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए, सपोज आप गेम खेलते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मेन एम क्या रहेगा? वहां पे एम है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में मेडल लूं, मैं डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करूं और मेरा नाम और मेरा पूरा मतलब मुझे कैश प्राइज मिले। तो आप इस तरह से, ठीक है? आपका ओलंपिक के लिए कोई गोल्ड मेडल है, आप ये चाहते हैं कि मैं ओलंपिक में मेरा गोल्ड मेडल लूं, मेरा ओलंपिक के लिए मुझे गोल सेट करना है, तो आप उस तरीके से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, देन सेट योर गोल, कि आप अपना एक अच्छा गोल सेट कीजिए और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। जो आपकी अरेंजमेंट्स होती है, देखिए अगर आप कहीं पर खेलने के लिए जाते हैं, सपोज कि आप खेलने के लिए चले गए और वहाँ पे आपको फैसिलिटी ना मिले, आपको अच्छा ग्राउंड ना मिले, आपको अच्छे इक्विपमेंट्स ना प्रोवाइड हो, आपको कंपटीशन के लिए जो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट होती है वो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट भी ना की जाए, तो क्या आप वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? सपोज आपके साथ में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, आपको बोर्डिंग की, लॉजिंग की, आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, आप जब कंपटीशन में पहुंचे तो वहाँ पे ये सब अरेंजमेंट नहीं दी, तो आपकी वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और कोई भी अगर हम बात करें जो अच्छा इंटरनेशनल या फिर नेशनल प्लेयर है, वो ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम जिस भी कंपटीशन में जा रहे हैं, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है और उसके साथ में हमें जो वहाँ पे फैसिलिटीज मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस दिखा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्पेक्टेटर्स। अब यहाँ पे स्पेक्टेटर्स जो आपके दर्शक होते हैं उनका मेन रोल रहता है। देखिए, दर्शक आपको हाई भी कर सकता है, मीन्स आपकी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिला सकता है, और आपको नेगेटिव भी कर सकता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेयर। ये प्लेयर और आपके स्पेक्टेटर्स पे डिपेंड करेगा। अब सपोज कीजिए कि आपके जो स्पेक्टेटर्स आपको देखने के लिए आए हैं, क्राउड आई है, और वो आपको नेगेटिव कमेंट्स ट्रांसफर करना शुरू कर दे, तो आपका जो नेगेटिव है, जो आपका मोटिवेशन है, वो नेगेटिव हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है मे भी कोई ऐसा खिलाड़ी हो विराट कोहली की तरह कि आप उसको कितना ही क्रिटिसाइज कीजिए, वो अपनी परफॉर्मेंस देता चला जाएगा। और कुछ ऐसे भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह जो कूल रहते हैं, काम रहते हैं, और किसी भी चीज को अच्छे से टैकल करना जानते हैं, और उनके ऊपर स्पेक्टेटर्स के द्वारा कमेंट्स किए जाते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब स्पेक्टेटर्स का आप कहते हैं कि जो एक इंटरनेशनल प्लेयर है उस पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस देगा ही देगा। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं जो बिगनर है, जिसने अभी अभी खेलना शुरू किया है,
वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। वो क्राउड को एक स्ट्रेस के रूप में देखता है, एक ऐसा उसको महसूस करता है कि ये मेरे ऊपर प्रेशर है, ठीक है? ये एक मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है और इस मैं प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आपका जो बिगिनर है, बिगिनर कभी भी क्राउड को फ़ील नहीं कर सकता। क्राउड के साथ में जो उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसने कभी ऐसी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया होता, इसीलिए स्पेक्टेटर्स का एक मेन रोल रहता है आपकी मोटिवेशन में। नेक्स्ट है आपका वर्बल कमेंट्स। देखिए वर्बल कमेंट्स भी पास करना जरूरी है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आपको बार बार उसको वर्बल कमेंट देना पड़ेगा। देखिए वर्बल कमेंट में भी फिर यही आ जाएगा कि आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो वो आपके मोटिवेशन को, आप जिस काम के लिए आपने जो गोल सेट किया था, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप वर्बल कमेंट्स आप पॉजिटिव वे में मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपको जो कमेंट्स पास किया जा रहा है, वेल गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आप ये कर सकते हैं, आपको मोटिवेट और किया जाए। मीन्स जो आपके पहले अंदर एक ड्राइव है, उस ड्राइव को और भी आगे ड्राइव्स किया जाए, उसको और भी ज्यादा प्रेरित किया जाए, इंस्पायर किया जाए, तो आप अच्छा करते हैं। जैसे कि आप मैच खेल रहे हैं, आपने क्रिकेट के दौरान देखा होगा, क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं, जब भी कोई बॉलर अच्छी बॉल डालता है तो उसको बोला जाता है, वेल आपने बहुत अच्छा बॉल डाला, अब आप ऐसे डालिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे जो वर्बल कमेंट्स है वो आपको दिए जाने चाहिए। तो वर्बल कमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म इज यू कैन से इज अ साइंटिफिक, और आप इसको साइंटिफिक तरीके से किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हिप्नोटाइज से आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं। लेकिन हिप्नोटाइज जो करना है वो एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज का मतलब होता है कि आप किसी को अपने वश में करते हैं और उससे कोई भी काम है वो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हिप्नोटाइज करना किसी गोल के लिए या फिर किसी को हिप्नोटाइज करके उससे परफॉर्मेंस लेना, ये बहुत ज़्यादा एक ये कह सकते हैं कि टिपिकल है। इस सिचुएशंस को अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं के थ्रू किया जाना चाहिए। अदरवाइज हिप्नोटाइज करने के बाद में हो सकता है मे बी वहाँ से जो आपको आउटपुट मिले वो आपको नेगेटिव मिले, और हो सकता है मे बी जिसको आपने हिप्नोटाइज किया है। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें ये कहूँगा कि जो हिप्नोटिज्म है, ठीक है, आप हिप्नोटिज्म से अपनी परफॉर्मेंस या फिर जो आप मोटिवेट किसी को करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो एक्सपर्ट हैं उन्हें से आप हिप्नोटाइज हो। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोर्ट्स, हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। देखिए सबसे मेन रोल कहें कि अगर किसी की परफॉर्मेंस आनी है या स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस उसी की आएगी जो एक हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करता है, या फिर वो अपने आप को मोटिवेट करेगा एक्सरसाइजेस करने के लिए, अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब सपोज कीजिए कि ये एक स्टेडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेडियम में देखिए मैं बिल्कुल आपको उस वे में समझाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए जरूरी है और आप उस बात को कैच कर ले। जो बिल्कुल आपका एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा जो आपकी सोशल से रिलेट करता है, आपकी सोसाइटी से, और आप वहाँ पे स्टेडियम पे देख सकते हैं। बिकॉज इन द रूरल एरिया और आपका जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आपने देखा होगा, अर्बन एरिया में तो शायद इतना ना हो, लेकिन जो लोकल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। अब स्टेडियम है, स्टेडियम में आप सपोज कीजिए कि कोई लड़की है प्रैक्टिस करने के लिए गई, उसको आप नेगेटिव कमेंट्स पास करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने दंगल मूवी देखी है, दंगल मूवी में ये लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, ठीक है, ये तो छोरी है, छोरी बिल्कुल भी आपका ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, ऐसे वो कमेंट पास करते हैं। लेकिन देखिए वहां पे तो सिर्फ गांव की बात थी। अब स्टेडियम्स में भी जब कोई बच्चा जाता है या फिर कोई बिगनर है जो प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, अगर आप उसको ऐसे कमेंट पास करते हैं तो वो नहीं कर पाएगा। और दूसरा यहाँ पे एक और सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा। सपोज कीजिए कि आप स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टेडियम के अंदर कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने से रोकते हैं, या फिर वहां पे जाके स्मोकिंग है, या फिर वो ऐसे ये वाला, अगर ये वाला कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए अगर उस एनवायरनमेंट में बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। वो अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी इन्हांस नहीं कर पाएगा, और परफॉर्मेंस जब तक इन्हांस नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम स्पोर्ट्स के अंदर मेडल ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना आसपास का एनवायरनमेंट अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो हमें उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे तो देखिए अभी तो हमने ऐसी बात की है जो आपके हुलीगन टाइप के एलिमेंट्स हैं तो आप उनको अवॉइड करें। दूसरा यहाँ पे हेल्थ एनवायरनमेंट आपको कब मिलेगा, हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट तब मिलेगा जब आपके स्टेडियम में अच्छे प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर होंगे, ठीक है। जो आपके ट्रेनर हैं, कोचेज हैं, वहां पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरा आसपास में आपका जो पेड़ पौधों का एनवायरनमेंट है वो आपको अच्छा मिले, मीन्स आपका ग्रासी ग्राउंड हो, अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिले। अब सपोज कीजिए कि ये ग्रासी ग्राउंड वगैरह ना हो और यहाँ से कोई गंदा नाला गुजर रहा है
जिसमें बिल्कुल बदबूदार पानी चल रहा है और यहाँ से हवा इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और स्टेडियम में वो जो उस गंदे नाले से फ्रेग्रेंस आ रही है, ठीक है, मैं उसको फ्रेग्रेंस ही कहूंगा, तो वो जो फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या आप उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप एक किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू गेट गुड रिजल्ट बाय मोटिवेशन, सो यू शुड प्रोवाइड हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट टू पीपल्स और प्लेयर। यहाँ पे सबसे बड़ा यही रहेगा कि आप उनको अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है इसमें नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। देखिए, अगर आप किसी से परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो जो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसका रिजल्ट उसके सामने रखा जाना चाहिए। सपोज आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि मेरा 11th क्लास में रिजल्ट क्या रहा, मैं मैथमेटिक्स में कैसा था, मैं फिजिकल एजुकेशन में कैसा था, मैं साइंस में कैसा था, मेरा रिजल्ट क्या रहा, मैं फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल्स पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हैं, एंड्योरेंस वर्कआउट से आपकी एंड्योरेंस परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। जब तक आपकी टेस्टिंग नहीं होगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और जब तक आप किसी प्लेयर को या फिर कोई पर्सन है जो अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करना चाहता है, जब तक आप उसको रिजल्ट जो उसका प्रीवियस रिजल्ट है, पास्ट रिजल्ट है, उसकी उसको नॉलेज नहीं देंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सपोज एक 100 मीटर की कोई पर्सन है, कोई प्लेयर है, एथलीट है, वो तैयारी कर रहा है और आप उसको बार बार दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसने कभी भी कंपटीशन नहीं किया, आपने उसकी टाइम नहीं देखा कि उसका टाइम कितना आ रहा है, 100 मीटर में कितना वो स्पीड से दौड़ रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। जब तक उसको आप उसकी टाइमिंग के बारे में नहीं बताएंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सो वी शुड नॉलेज अबाउट द रिजल्ट, हमें जो रिजल्ट है उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें प्रेज और, ठीक है, प्रेज और ब्लेम। देखिए, आप किसी की परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा आपको एक काम करना है, या तो आप उसकी प्रेज करें, ठीक है, उसको खुश करें कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस आ सकती है। देखिए, प्रेज और उसके साथ में ब्लेम। देखिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो हम प्लेयर क्या करता है, कई बार दूसरे को ब्लेम करता है और वो अपनी एक अंदर की भड़ास निकाल लेता है, ठीक है, मैं उस वजह से फेल हो गया, मैं उस वजह से ये नहीं कर पाया। अगर वो इस तरह की अपनी ब्लेमिंग करता है किसी दूसरे को और उससे अगर उसकी परफॉर्मेंस इनहांस होती है, तो ये भी करके हमें एक जो कहते हैं ना मोटिवेशन है वो उसको देना चाहिए। तो ब्लेम है, प्रेज है, वो भी इसमें हो सकती है, एक मेथड हो सकता है कि प्रेज और ब्लेम करने से भी किसी की परफॉर्मेंस आ सकती है। मेनली अगर आप खेल रहे हैं और अगर आपको ऑफिशिएटिंग अच्छी नहीं लगती है, ऑफिसर्स की तरफ से आपको अच्छा बेटर डिसीजन नहीं मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इसकी वजह से फेल हो गया, इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये भी एक मोटिवेशन का टाइप है कि आप किसी को ब्लेम करें या फिर आप किसी की प्रेज करें, तो इससे परफॉर्मेंस आ सकती है। नेक्स्ट है कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स और रिवॉर्ड्स आप दे सकते हैं। देखिए, अगर किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसको कैश प्राइज है, सर्टिफिकेट्स है, रिवॉर्ड्स है, तो वह आप सभी उनको दे सकते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें मोटिवेशनल म्यूजिक। देखिए, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो कोई जो मोटिवेशनल म्यूजिक है आप उसको सुनिए। मोटिवेशन जो म्यूजिक है वो आपको एक अच्छी एनर्जी देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। चक दे इंडिया का आप म्यूजिक सुन सकते हैं, भाग मिल्खा भाग, बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल मूवीज आई हैं, आप उनका म्यूजिक सुन सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा, जब हम जिम वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो जो जिम्नेजियम हॉल होता है वहाँ पे जो आपका मोटिवेशनल म्यूजिक है वो ऑन किया जाता है, ताकि आप अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा प्रैक्टिस अपनी स्किल है यूज कर सकें। नेक्स्ट इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स। देखिए, जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से कोई काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को किसी काम के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, सो वी शुड ऑल्सो यूज पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये लास्ट में है यहाँ पे आपका पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखिए, बार बार आपने बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे होंगे जो अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने आप ही अंदर ग्रम्बलिंग करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये सबसे एक अच्छा वे है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मैं अब की बार ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये भी आपको मोटिवेशन देने का काम करती है। आई होप कि मोटिवेशन वाला आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज एडेरेंस और आपका रीजन और बेनिफिट्स कि एक्सरसाइज है वो एडेरेंस क्या है। देखिए, अगर एडेरेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है
पालन करना। ठीक है, देखिए जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज हमेशा ये कहती है इफ यू वांट टू गेट गुड परफॉर्मेंस देन एक्सरसाइज यू शुड परफॉर्म रेगुलरली। कि आपको जो भी एक्सरसाइज, आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जो भी आपने ट्रेनिंग शेड्यूल लिया है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। आपको जो नियम बनाए गए हैं, जो आपकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं एक्सरसाइजेज के, वो हमेशा यूज करने चाहिए। आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस में आप ये कह सकते हैं कि व्हेन यू आर जस्ट यूज रेगुलरली एंड मेक रेगुलरिटी इन योर लाइफ फॉर डूइंग एक्सरसाइज, सो इट्स एक्सरसाइज एडहेरेंस। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सरसाइज है, अगर आप डेली रूप में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आप रेगुलरिटी बनाते हैं कि आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना है, आप अपना ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसे बनाते हैं, या फिर आप अपनी जो डे लाइफस्टाइल है वो इस तरह से चूज करते हैं कि अगर आप शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 1 घंटा एक्सरसाइजेज को देना ही देना है। तो ये आपका होता है एडहेरेंस, मीन्स कि आप जो एक्सरसाइजेज के रूल हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज एडहेरेंस में आ जाएगा। अभी बोलता है कि एक्सरसाइज क्यों करें, वाई वी शुड परफॉर्म एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, उसका रीजन क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज करने के बहुत सारे रीजन है। अगर मैं इसको सिंपल लाइफ से जोड़ के देखूं तो देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन, अब जैसा कि ये सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के दौरान अगर हम देखें तो ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हमें अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हो सकता है मे बी यू आर अफेक्टेड विद द कोविड-19। तो आप सिंपल सा ले लीजिए कि आपका एक्सरसाइज करने का रीजन यही है कि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना चाहते हैं, आप अपना हेल्दी माइंड रखना चाहते हैं, आप अपनी मेमोरी पावर को बूस्टअप करना चाहते हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले जहां आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे हम देख लेते हैं। तो रीजंस में सबसे पहला है आपका एनहांस्ड फिजिकल अपीयरेंस। देखिए जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपकी हाइट है, आपकी ये कह सकते हैं कि जो आपकी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है वो इंप्रूव होंगे। ठीक है, आपकी जो बॉडी अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी अलग से दिखाई देगी। और आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे भी होंगे जो एक्सरसाइजेज रेगुलर टाइम पे करते हैं, रेगुलरिटी है उनकी लाइफ में, और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी जो बॉडी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बहुत अच्छी होती है। तो एक्सरसाइज करने से आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छी हो जाएगी। सो यू शुड परफॉर्म एक्सरसाइज रेगुलरली, दैट इज द मेन रीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल हेल्थ और यू कैन से साइकोलॉजिकल हेल्थ और इमोशनल। यहाँ पे देखिए जब भी आप एक्सरसाइजेज करते हैं ना तो आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आप कभी भी अगर हार गए हैं तो हारने के बाद में कभी भी आप रोते नहीं हैं। तो ये आपका एक अच्छा आपके पास में एक एस्पेक्ट्स है कि आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे, जब भी आप अपना एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं तो उससे आपके अंदर रेगुलरिटी तो आ ही रही है, साथ में आपके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की, हाउ टू मैनेज यूर इमोशंस। ठीक है, फियर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। देखिए जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं ना तो सबसे पहले आपको एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फीवर हो गया है, हाथों में अपने आप स्वेटिंग शुरू हो जाती है। आप कंपटीशन की लाइन पे खड़े हैं और आपको पता है कि भाई 100 मीटर स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ऐसा होता है कि अभी यूरिन प्रेशर निकलने वाला है। तो वो जो सिचुएशंस होती है आप उनको टैकल करना सीख जाते हैं। वो एक्सरसाइजेज का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम सोसाइटी में रहते हैं भाई, और सोसाइटी में जब रहेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे इमोशंस हावी होते हैं। तो इन इमोशंस में आप अपने आप को कैसे मैनेज करें, आप अपनी साइकोलॉजिकल पावर, आपके अंदर जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है, आप उसको कैसे मैनेज करें। तो एक्सरसाइजेज के थ्रू आप अपना जो ह्यूमन बिहेवियर है आप उसको अच्छे से सेटल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड। आप जब भी एक्सरसाइजेज करते हैं, देखा होगा अगर आप मॉर्निंग इवनिंग टाइम में आप डेली एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी लेवल, आपके चेहरे पे ग्लो, आपके चेहरे पे एक चमक अलग से दिखाई देती है और आप पूरा दिन एनर्जी से फील करते हैं। बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगेगा। तो आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जाइज और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज। देखिए बहुत सारी डिजीज होती हैं। ओबेसिटी को अगर मैं कहूँ ना तो 70% डिजीज ओनली कम फ्रॉम ओबेसिटी। आपके सिर्फ मोटापे से ही 70 टाइप की डिजीज है, 70% डिजीज है वो आगे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, बीपी आपका बढ़ जाएगा, शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपको हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और भी बहुत सारे डिजीज के चांसेस हैं। आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। ठीक है, आपका जो किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उन पे बहुत ज़्यादा
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, देखिए बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके ओबेसिटी लेवल आपके कंट्रोल में रहेगा। इवन आपका जो बॉडी की सिस्टम है, जो बॉडी की फंक्शनिंग है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो आप जो रिस्क है डिजीज के उनको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रोलिंग बॉडी वेट। आप देखिए अगर एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन यही होगा कि आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, और जिससे आप और भी जो डिजीज हैं उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। देखिए अगर आप अच्छे टाइम और लंबे पीरियड तक अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, तो यू शुड परफॉर्म एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको एक्सरसाइज है वो डेली करनी चाहिए। आप अपने लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और एक आप अच्छी स्वस्थ आयु है वो लंबी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इम्प्रूव सोशल रिलेशंस। देखिए अगर कोई बीमार है, कोई सारा दिन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ महीने में 5 दिन ठीक रहता है और 15 दिन 20 दिन वो बीमार रहता है, तो कौन उसके पास में जाना चाहेगा, कौन उसके साथ में अच्छे रिलेशंस बनाना चाहेगा, और कौन उसके साथ में सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट देता होगा। तो अगर आप अच्छा सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप अच्छी एक रेपुटेटेड पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। और देखिए अगर आप गेम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वहाँ पे देखिए आप किसी ना किसी सिनेरियो में जब भी आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो किसी ग्रुप में या फिर किसी टीम में आप खेलते हैं, तो वहाँ पे आपको सोशल वैल्यूज़ का भी पता चलता है कि मुझे कोऑपरेशन करना है, मुझे सिंपैथी दिखानी है, मुझे दूसरे के साथ में अच्छे से बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। तो जो इस तरह की हमारी सोशल वैल्यूज़ है, हम सोसाइटी में हम कैसे रहें, सोसाइटी में हमारा जो कल्चर है, सोसाइटी की जो ट्रेडिशन है, उनको किस तरह से हम बना के रखें, तो ये भी आप सीख जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल हेल्थ। देखिए फिजियोलॉजिकल हेल्थ का मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके देखिए जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग होती है। आपका हार्ट है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका किडनी है, आपका यूरिनरी सिस्टम है, तो ये किस तरह काम करेगा ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे। अगर आप अपनी अच्छी हेल्थ रखते हैं तो जितने भी आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, और जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपको बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। अब इनको आप ना रीजन कह लीजिए या फिर आप इनको रीजन कह लीजिए, तो ये सारे एक ही चीज है। अभी यहाँ पे हमने रीजन के टाइप में किया था, अब यहाँ पे हम इनको बेनिफिट्स के टाइप में कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से आपको क्या होगा। सबसे पहला तो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। मीन्स आप अपना जो मूड स्विंग्स, बार बार मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है मूड, तो आप एक्सरसाइज डेली कीजिए, तो इससे आपके अंदर एक मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम है वो सोल्ड आउट हो जाएगी, और आप एक अच्छा अपना मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और दूसरा, आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, और जो आप ये कह सकते हैं कि लाइक सैडनेस आपके पास में नहीं आएगी। आप कभी भी जो दुख तकलीफ है उनमें भी आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क। ठीक है, जो हार्ट डिजीज होती है आपकी, आपको कार्डियक अरेस्ट आना, हार्ट अटैक, या फिर आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो आप लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, और इससे आपको जो हेल्थ, आपकी जो हार्ट डिजीज है उनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से। नेक्स्ट इसमें करेक्ट बॉडी पोस्चर। देखिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बॉडी पोस्चर है, देखिए बॉडी पोस्चर में ये कह सकते हैं कि हम जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती है उनको अवॉइड कर सकते हैं, लाइक फ्लैट फुट, नॉकनी, बो लेग, स्कोलोसिस, लोडोसिस, काइफोसिस, दीज आर द फिजिकल डिफॉर्मिटीज। तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, एक आप अपना अच्छा बॉडी पोस्चर है वो बना सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई पहले से डिफॉर्मिटीज है तो आप उनको भी इन एक्सरसाइज के थ्रू, आपके जो करेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं या फिर जो योगिक एक्सरसाइजेज हैं उनके थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथ। देखिए जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपकी मसल्स फाइबर हैं, आपकी जो मस्कुलर बॉडी है वो बन जाएगी, नंबर ऑफ मसल्स फाइबर आपके इंप्रूव होंगे, और उससे आपकी जो बॉडी की शेप है वो भी अच्छी हो जाएगी, दिखने में भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बॉडी अपीयरेंस है वो अच्छा दिखाई देगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। बोन डेंसिटी, बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, बोन की डेंसिटी भी बढ़ती है। आपके आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा, और जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एनहांस सेल्फ एस्टीम। देखिए हमारी उत्तेजनाएं होती हैं, एक्साइटमेंट होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर अलग से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, और जो आपकी सेल्फ एस्टीम्स होती हैं, जो आपकी ये कह सकते हैं कि आपकी अलग से जो भावनाएं हैं,
जो एक्साइटमेंट है, जो उत्तेजनाएँ हैं, आप उनको भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं और आप उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो उसमें आपकी फिज़िकल, मेंटल, सोशल और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट्स अगर आपकी सही है, तो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी हो जाएगी। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि आपके पास में अच्छा ब्रेन है। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके पास में एक अच्छी फ़िज़िक है। पर्सनैलिटी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है आपका, कि आपके जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं, आपके मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, आपके फिजिकल और आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, आप उनको अच्छे तरह से आपको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट है, तो आपके अंदर एक अच्छा मैच्योरिटी लेवल है वो बिल्डअप हो जाएगा। तो आप एक अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट इसमें डिले इन फटीग। देखिए अगर आप एक्सरसाइजेज करते हैं ना, तो पर्सनैलिटी का जैसे मैंने बताया, अभी आपके अंदर जो फटीग लेवल है आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप अगर डेली एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपका स्टेमिना है वो बूस्टअप होता है, आपके अंदर एंड्योरेंस पावर है वो बिल्डअप होगी और आप एरोबिक कंडीशंस में लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। आपका जो स्टेमिना, सहन शक्ति, ठीक है, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई भी काम है, कोई भी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। तो आप डिले है उसको कर सकते हैं, सॉरी आप फटीग है उसको डिले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट है इसमें इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं जो आपकी रेंज ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है, जो आपकी रेंज ऑफ जॉइंट्स, आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी आपका जो जॉइंट्स है उस जॉइंट्स पे कितनी डिग्री एंगल पे मूवमेंट हो रही है, एंगुलर मूवमेंट हो रही है, लीनियर मूवमेंट हो रही है, या फिर आपकी सैडल मूवमेंट हो रही है। तो आप स्लाइडिंग मूवमेंट है, आपकी एंगुलर मूवमेंट है, आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है तो कोई भी काम करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है इसमें आपका बूस्ट, आपका है रिड्यूस एंग्जाइटी, टेंशन एंड स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं। स्ट्रेस है, फियर है, एंग्जाइटी है, तो आपको इनकी मैनेजमेंट का पता चल जाता है। आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अगर आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया तो आपको कभी भी कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इसमें आपका बूस्ट अप मेमोरी, ठीक है, आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। देखिए योगा के अंदर अगर मैं बात करूं तो योगा के अंदर आपका अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, मेडिटेशन है, ठीक है। आप जो मेडिटेशन करते हैं, योगा में ये कहा जाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो 7 चक्रों से मिलके बना है। तो आप जो 7 व्हील्स हैं उनको जागृत कर सकते हैं, आप अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं और आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो आपके पास में एक कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए, आप उसको बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास में एक अच्छी कंसंट्रेशन पावर है, आपके अंदर एक अच्छी मेडिटेशन पावर है और आपकी अगर मेमोरी अच्छी है, तो आप एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इनको भी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका इम्प्रूव कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। देखिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। हमारे ब्रेन ने क्या स्टिमुलेंट्स दी, क्या न्यूरॉन्स हमारी मसल्स के पास में गए और उन्होंने कैसा रिएक्ट किया। अब सपोज कीजिए कि कोई सामने से मेरी तरफ कोई पत्थर मारे और मैं उस पत्थर से बचने के लिए जो मूवमेंट कर रहा हूँ, मीन्स मेरी ब्रेन्स है किसी चीज़ को सीन करने के बाद में, किसी चीज़ को देखने के बाद में उसके अगेंस्ट क्या रिएक्ट करती है, ये आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पावर होती है। अब खेल के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और अगर मैं बात करूँ कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसमें आपका मेंटली और फिजिकली काम हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो होना जरूरी है और एक्सरसाइजेज के थ्रू आप उसको अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। आपका राइटिंग है, राइटिंग करते वक्त कभी भी मेरा हाथ कै को ए नहीं लिखेगा, ठीक है, मीन्स आपका जो ब्रेन जो आपको स्टिमुलेंट्स दे रहा है ये होता है आपका न्यूरो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो आपका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइजेज की हेल्प से और आपके अंदर एक अच्छी एजिलिटी भी आ जाएगी। और लास्ट है यहाँ पे कंट्रोल बॉडी वेट। देखिए अगर आपने अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर लिया, आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी बीएमआई सही रहती है, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका सही है, तो आप जो जितने भी हेल्थ डिजीज हैं या फिर हेल्थ रिस्क हैं आप उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपकी फिजिकल एडेरेंस, रीजंस और बेनिफिट्स में थे। और साथ में इधर हमने देखा मोटिवेशन का कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है और मोटिवेशन के टाइप्स क्या हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज है तो वो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए और भी अच्छा बेटर लेके आएंगे। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।